नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अब विभाज्यता के नियम को पढ़ते हैं, समझते हैं, कैसे इसके ऊपर आधारित सवालों को हल किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले विभाज्यता का नियम देखो, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। सब संसार में सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या, हर एक जितनी भी संसार की संख्याएं वो सभी की सभी एक से विभाजित होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं दो का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई-अंक सम संख्या होता है वो संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। ठीक है, दो से विभाजित होती है। चार का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चार का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, पहले अच्छा हम लोग देखते हैं कि 2, 4 और 8 के नियम को पढ़ लेते हैं। 2, 4 और 8 के नियम को पढ़ लेते हैं। 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं। इन तीनों को आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो, ऐसे याद रखना कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक यानी केवल लास्ट का एक अंक अगर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 2 से विभाजित होते हैं, अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। या यहाँ पे मान लो कि किसी भी संख्या के अंत में 1 0 दिया हुआ है, 2 0 दिया हुआ है या 3 0 दिया हुआ है तो ऐसी संख्याएं हमारी क्रमशः 2, 4 और 8 से विभाजित होती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यानी कि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक होना चाहिए, सिर्फ इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। 4 के लिए इकाई और दहाई दोनों अंक विभाजित होने चाहिए। 8 के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित अगर होते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5। अब हम लोग यहाँ पे 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। क्यों? आपको और हमको, संसार में सभी को पता है कि 5 का पहाड़ा जो होता है वो सिर्फ 0 और 5 पे जाता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो यह संख्या हमारी 5 से विभाजित होती है, यानी 5 की घात 1। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात क्या देखते हैं कि 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया। 25 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 की पावर 2। 25 का नियम ये होता है कि अगर अंतिम दो अंक अगर 0 0 हैं, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 0 0 हैं, ठीक है, या कोई भी संख्या ऐसी है जो 25 से विभाजित, मान लो कि अगर कहीं पे लिखा है अंतिम, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी उसके अंतिम अंत में 50 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है या 00 लिखा हुआ है या लिखा हुआ है कितना 25, तो यह संख्या कितनी बड़ी हो वह संख्या हमारी 25 से विभाजित हो जाएगी। ये 25 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, हर चीज़ डबल में है। अब इसके बाद क्या आता है? 5 की घात 3 आती है। 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब क्या? 125। 125 के लिए क्या होगा कि अंतिम 3 अंक 0 हों, ठीक है, कम से कम। और जो भी संख्या 125 से विभाजित हो रहे होंगे, जिसके अंतिम अंक 125 से विभाजित हो रहे होंगे, तो ऐसी संख्याएं हमारी 125 से विभाजित होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 3 और 9 से विभाज्यता का नियम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ये आप अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिजिटल सम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी 3 और 9 काम करेगा, और ये हर चैप्टर में आपका काम करने वाला है। अगर हमने विभाज्यता के नियम को आसानी से पढ़ लिया तो समझो, जिस व्यक्ति ने अगर विभाज्यता के नियम को अच्छे से समझा है तो उस व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके अगर जो बहुविकल्पी वाली परीक्षा है, उन बहुविकल्पी परीक्षा में उसके अंक ज़्यादा आने की संभावना अधिक रहेगी अगर उसने केवल और केवल विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़ा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इसी को पढ़ लो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी और आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम डिजिट ऑफ 3, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। जैसे कि अगर कोई संख्या है
12 मान लो, कोई भी संख्या है, हम बहुत बड़ी संख्या पे क्यों करके देखें, हम छोटी पे समझते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कितना भी बड़ा सवाल हो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 12 दिया हुआ है, 12 में अगर इनके डिजिट सम करें कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 2 में 1 को जोड़ा 3, क्या 3 में 3 का भाग जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जा सकता है, तो यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही कोई भी संख्या जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो यह संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी, यानी 3 और 9 का जो नियम होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, 27 में 7 2 9, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, क्या 9 में 9 का भाग चला जाता है? तो आप कहेंगे हाँ चला जाता है। तो आता है जहाँ पे कोई भी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 की विभाज्यता के लिए वहाँ लगता है जहाँ पे अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएँ हमारी 9 से विभाजित संख्याएँ होती हैं। आइए अब हम लोग एक बार देखो, 7 आप लोगों ने और हमने सब ने इसलिए हमें किया जाता है। अब हम अगर 7 की विभाज्यता का नियम लगाने लगें तो हमारा समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा अपेक्षाकृत डायरेक्ट 7 के लगाने की। तो हम 7 का विभाज्यता का नियम हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट ही 7 का भाग लगा के देख लो, तो ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, 7 और 13 ऐसे दुनिया में बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि जितनी संख्या है उतने अलग अलग सबके नियम होंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए उन चीज़ों को हम देखते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 4 7 5 6, इसमें लगा के देखना है 11 के विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं क्या होता है। किसी भी साइड से, जैसे आप अगर इधर से चलेंगे तो आपको हर बार इधर से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5 में से 6 को घटाओ कितने बचेंगे? माइनस का 1। 4 में से 7 को घटाओ कितने बचेंगे? माइनस के 3। 1 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 2 आएगा। 2 3 5 और 1 6, यानी ये माइनस का 6 हुआ। क्या ये माइनस का 6 11 से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर ये 11 से विभाजित नहीं होता है तो यह संख्या जो हमने लिखी है 1,34,756, ये हमारी 11 से विभाजित संख्या नहीं होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। घटाना एक ही साइड से, अगर आपने इधर से घटाना शुरू किया है तो आपको इधर से ही घटाना है, और अगर आपने इधर से घटाना शुरू किया होता तो आपको हर बार इधर से ही घटाना होता। जैसे एक बार हम इधर से भी देख लेते हैं। 6 में से 5 को घटाया 1 बचेगा, 7 में से 4 को घटाया कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 3 में से 1 को घटाया तो 2 बचेगा। इनको सबको ऐड करो, 2 3 5 और 1 6। क्या 6 हमारा विभाजित हो जाएगा 11 से? तो आप कहेंगे नहीं विभाजित होगा, अर्थात ये संख्या हमारी जो दी है वो संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, ऐसी कोई संख्या हम लेके देख लेते हैं जो 11 से विभाजित है। जैसे हमें मालूम है कि 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331 होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या ये नियम यहाँ पे फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे करके घटाएंगे, ठीक है, इधर से इधर। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा प्लस का, और 1 में से 3 गया तो क्या बचा? माइनस का 2 बचा। इनको आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब घटाने पर या जोड़, मतलब इनको सबको ऐड करने पर या तो 11 आ जाए, या हमारा 0 आ जाए, या 22 आ जाए। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या आ जाए जो 11 से विभाजित होती है तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होती होगी। आशा करता हूँ आपको ये विभाज्यता के सारे नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3 5 7 9 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 3 5 7 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। आप सभी को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए और क्रमशः शेषफल 1 3 5 7 प्राप्त हो। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का हल करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ आपने इस सवाल का उत्तर निकाल लिया होगा। ये सवाल जो है ये हमारा लासापा मासापा चैप्टर का है। जिन लोगों ने अगर इस सवाल को अगर पढ़ा होगा तो क्या है, इसका नियम क्या है, इनका सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके इस जो संख्या हमें निकल के आए उस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करो कि वो 9,999 के करीब पहुंच जाए। फिर जो भी ये घटा के देख लो तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमने विभाज्यता के नियम को अगर अच्छे से पढ़ा है, सम और विषम का नियम हमने अच्छे से पढ़ा है, तो ये सवाल हमारा ऑप्शन के ही आधार पर समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे।
जब कह रहा है देखो आपको और हमको सभी को पता है कि कभी भी शेषफल किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर हमने 4 का भाग, हमसे कहा जाए कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है, सबसे बड़ा शेषफल अगर हमें प्राप्त होगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा, उससे छोटा 2 और 1। 4 से किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल हमें यही प्राप्त होंगे। 5 से देने पर अगर 5 से देंगे भाग तो 4, 3, 2, 1 प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात कोई भी शेषफल का जो होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या से सदैव एक छोटा नंबर उसका अधिकतम शेषफल होता है। 5 से अगर देंगे तो उसका सबसे बड़ा जो शेषफल होगा वो 4 हो जाएगा, 6 का सबसे बड़ा शेषफल 5 हो जाएगा, 7 का सबसे बड़ा शेषफल 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, वो कह रहा है कि संख्या का 3 का भी भाग दिया जाता है, 5 का दिया जाता है, 7 का दिया जाता है और 9 का भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन डी को चेक किया। 3 से हमने जब देखा 3, 5, 7, 9। और एक चीज़ और है कि जब वो कह रहा है कि 5 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल हमको 3 प्राप्त होता है। जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमको क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो आपने पढ़ा है कि जो 5 का जो पहाड़ा होता है वो हमेशा 0 और 5 पे चलता है। 5 से भाग देने पर शेषफल हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब या तो इकाई का अंक 3 दिया हो और या इकाई का अंक 8 दिया हो। तो आप इनमें से ऑप्शन सारे चेक कर लो, कौन क्या इसमें इकाई का अंक 8 है या नहीं है। तो आप इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपको हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस सवाल को, अगर आपने विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़ा है। और अगर आप इसको लासा मासा के आधार पे करना चाहते हैं तो हम इस सवाल को लासा मासा में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में उस हिसाब से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग चूँकि विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा है कि विभाज्यता के नियम कहाँ कहाँ पे हमारा लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ लग सकता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे इसका नियम है ये है कि अगर यहाँ से घटाएंगे 3 में से 1 को घटाया तो 2 बचेगा, तो जो भी संख्या आई होगी उसमें 2 को ऐड किया जाना चाहिए। जैसे 9763, इसमें अगर हमने 2 को ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 9, 7, 6, 5। ठीक है, तो अब ये जो संख्या बन के आएगी वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। आप चाहो तो 9 से विभाजित कर कोई संख्या को देख लेते हैं, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो संख्या, जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ऐसी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 को तो हटा ही दो क्योंकि 9 तो विभाजित हो ही जाएगा, 7, 6, 13, 5, 18 यानी 18 हो रहा है। ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो रही। बाकी आप किसी भी संख्या में 2 को ऐड करें। क्यों 2 को ऐड, केवल 2 को ही ऐड क्यों करें? क्योंकि देखो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। तो जो घटाया, जो बचा, जो हम बच रहा है उसी को हमें ऑप्शन में ऐड करना होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी और इसका कॉन्सेप्ट भी आपने समझा होगा। चलिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 शेष बचता है? संख्या ज्ञात करो। आशा करता हूँ ये सवाल आप लोग आसानी से हल कर लेंगे क्योंकि इससे पहले वाला जो सवाल था वो सेम ऐसा ही था। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को हल कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस सवाल को हल कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि 12, 15, 20, 24 और 30। ये सवाल उस सवाल से भी ज़्यादा सरल हो गया। कैसे सरल हो गया? क्योंकि हमें यहाँ पे 10 वाला नियम मिलेगा। क्योंकि देखो 20 में भी 10 छुपा हुआ है। 20 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 10। ठीक है, और 30 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 10। यानी कि हमें केवल ये देखना है कि शेषफल क्या बच रहा है। शेषफल हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। यानी 16 कब प्राप्त हो रहा है? जब 20 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, और जब 30 से भाग दिया जा रहा है तो हमें 26 प्राप्त हो रहा है। वैसे चाहें तो क्या कर सकते हैं? 12 में से 8 घटाया तो 4 बचेगा। ठीक है, 15 में से जब 11 को घटाएंगे तो भी 4 बचेगा। तो हम क्या करेंगे? जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सब में 4 4 को जोड़ लेंगे। 4 को जोड़ के जो भी संख्या मिलेगी वो हमारी इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारे पास एक तरीका वो भी है और दूसरा तरीका जो हमारा विभाज्यता का नियम कहता है वो डायरेक्ट ऐसे कहता है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम 20 से भाग दे रहे हैं शेषफल हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो 6 हमें शेषफल कब मिलेगा? जब 10 से भाग देते हैं। यानी इकाई का, उस संख्या की इकाई का अंक जब 6 होगा तभी हमको 6 प्राप्त होगा। तो इन ऑप्शंस में देख लो आप लोग कि इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसकी इकाई का अंक 6 है। क्या इसका इकाई का अंक 6 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये है, और ये वाला नहीं हो सकता। यानी आपका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे चाहो तो आप क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं
वो 12, 15, 20 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और एक चीज़ और हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो ये विभाज्यता का नियम है ये केवल लासा मासा जैसे एक चैप्टर में नहीं लगेगा, ये पूरे की पूरी अर्थमेटिक जितने भी अर्थमेटिक में चैप्टर होते हैं, चाहे वो आपका साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे आपका XYZ कोई सा भी चैप्टर जो अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है, उन सभी में आपका ये जो नियम है विभाज्यता के नियम ये काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि विभाज्यता के नियमों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही दिमाग लगा के ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार विभाज्यता के नियमों को पढ़ लिया तो आपकी गणित वैसे भी बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। आइए हम लोग अब इसके बाद अगले सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 540 है, दूसरी से तीसरी का अनुपात 9:13 है और पहली से तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। आपसे उसने तीसरी संख्या पूछी है। अब वैसे क्या ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है, आप लोग चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे जाके, पहली संख्या का दूसरी से क्या अनुपात है, फिर दूसरी का तीसरे से क्या अनुपात है, ठीक है, आप लोग निकालेंगे इसको। लेकिन जब हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है तो हम लोग सारे सवालों को अभी किससे करेंगे, विभाज्यता से करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो उद्देश्य है कि ये देखना है कि विभाज्यता के नियम लगते कहाँ पे। वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 540 है, दूसरी से तीसरी, देखो दूसरी से तीसरी का अनुपात 9:13 और पहली से तीसरी कॉमन आ गई, यानी तीसरी यहाँ पे 13 है और तीसरी यहाँ पे 7 है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे तीसरी 13, यहाँ पे तीसरी 7 है, अर्थात जो भी संख्या होगी वो 13 और 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी। आशा करता हूँ ये चीज़ है कि जो संख्या होगी वो 13 से भी विभाजित होनी चाहिए और 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो जब हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या 13 ये देखो जो 280 लिखे हुए हैं ये 7 से तो विभाजित है लेकिन 13 से विभाजित नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं। वैसे ये वाला भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब यहाँ पे 7 का लगा के देखते हैं, 7 3 21, कितने बचेंगे, 6 और 3 63, यानी कि 7 9 63, ये 7 से विभाजित है। क्या ये 13 से विभाजित है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यानी कि ये वाली 13 से विभाजित है, ये हमारा इससे आ जाएगा। मतलब इसको अगर चेक करेंगे तो 7 चौकू 28, यहाँ पे ये 7 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यानी कि ये वाली जो डी ऑप्शन है वो हमारा 7 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती है। यानी कि जो विभाज्यता का नियम है वो यहाँ पे भी लगा है। अगर आप इस सवाल को वैसे अनुपात समानुपात के हिसाब से हल करना चाहेंगे तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। चाहो तो अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 9:13। तीसरी और पहली संख्या का अनुपात क्या, वो दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 9:13। पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, पहली और तीसरी का अनुपात है 2:7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब इनको ऐसे गुणा करो सबको, ठीक है। उसके बाद इस संख्या में जो भी वैल्यू आएगी उसको रख देंगे, आंसर आपका आ जाए, क्योंकि इनका योग दिया हुआ 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91 और यहाँ पे 13 दूनी 26। इन सबको जोड़ने के बाद आपसे उसने पूछी तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या ये वाली दी है ना, तो इसमें वैल्यू रख देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हमको इतना बड़ा नहीं करना है। जब हमने सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम लगाएंगे, और अगर विभाज्यता के नियम से नहीं आता है तब हम लोग इस नियम के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय में 132 विद्यार्थियों में सफल व असफल का अनुपात 9:2 है। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण होते तो सफल और असफल का अनुपात कितना होता, ये उसने आपसे पूछा है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को हल करिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने सवाल का हल निकाल लिया होगा। सवाल क्या कह रहा है,
कि वैसे तो आप क्या करेंगे, वैसे साधारण तरीके से जो अनुपात से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 9 2 11 बराबर 132, 11 की वैल्यू 132 है तो भैया 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग ऐसे इसको हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप विभाज्यता के नियम पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्योंकि देखो छात्रों की संख्याओं में थोड़ी कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है छात्रों की संख्याओं में, आप कहेंगे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो कह रहा है कि पहले सफल और असफल का अनुपात जो था वो 9:2 था। यदि 4 छात्र उत्तीर्ण और हो जाते, मतलब जितने भी हुए हैं उनमें से 4 छात्र और ज़्यादा उत्तीर्ण हो जाते तो उनका अनुपात कितना हो जाता, तो ये पूछ रहा है तो उनका अनुपात कितना हो जाता। अगर हो जाते, संख्याओं में थोड़ी कोई परिवर्तन हो रहा, पहले भी 132 छात्र थे, बाद में भी 132 छात्र हैं, उन 132 छात्रों में थोड़ी ही कुछ हो रहा है। यानी कि जो भी संख्या हमारी अनुपात बनेगा उस अनुपात से ये 132 कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 14 3 17, क्या 17 के पहाड़े में 132 आता है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 14 5 19, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 28 और 3 31, 31 के पहाड़े में भी 132 नहीं आता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 28 और 5 33, 33 का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे 9 2 11 की ये वाली जो संख्या है 11 का फैक्टर है, और ये 33 है वो भी 132 का। कैसे हमने निकाला, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 किससे कटता है, 3 से और 2 से, तो 3 और ये जो 132 है, 132 जो है वो 11 का फैक्टर होता है। देखो यहाँ पे 9 2 11, 11 का भाग जब 132 में देंगे तो 12 बार जाता है, यानी कि ये जो 33 है ये भी 11 का फैक्टर है। तो यानी कि ये संख्या जब 11 से कट रही है तो इस वाली संख्या से ये संख्या भी कट जाएगी, अर्थात आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा। और ऐसे ही आप लोग नियमित रूप से क्लास से जुड़े रहिए। आप यकीन मानिए आपको सारे, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, सारे के सारे टॉपिक वाइज एक एक करके सभी चैप्टरों को हल कराया जाएगा। और आज के लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।